सही। अब मैं लीव कर रही हूँ, तुम कर लो, ठीक है? अरे यार, अच्छा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12। आवाज आ रही है मेरी? सही है। अच्छा हाँ, मैं अच्छा मैसेज कर रहा हूँ, वो मैसेज देख लो पहले। सही है। व्हाट्सएप पे सही। ओके। अच्छा तो चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास होती क्या है वो देख लेते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो बिजनेस का एक इमेजिनरी, एक इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, इन्वेंटिवनेस होती है। मतलब ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट तो करती नहीं है, बट हमारे पास जो है इमेजिनेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है कोई भी, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ह्यूमन इंटेलेक्ट होता है जो बेसिकली तुम्हारे पास जो है वो कोई भी इमेजिनेशन जो तुम क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, वो होती है जो फिजिकल शक्ल में नहीं होती। सही है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस क्या होती है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो देख लेते हैं। कि कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो लैंड, बिल्डिंग्स और ये सब है तुम्हारे पास, वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। बट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेलेक्चुअल एसेट्स होते हैं, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तुम्हारे पास आइडिया होता है, तुम्हारी इमेजिनेशन होती है जो हर किसी को नहीं पता होती। जब तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो ही वो जो है तुम्हारे पास उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, चैप्टर का नाम ही है ये। सही है, ठीक है। हाँ सही है। अच्छा अच्छा, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं फर्म्स की जो कि हम जो फर्म्स हमारे पास कॉमन मिस्टेक फर्म्स मेक इन रिगार्ड टू प्रोटेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फर्म्स क्रिएट करती हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो वो 4 पॉइंट से लिखे हुए कि नॉट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो अपनी जो उनकी एक इमेजिनरी उन्होंने बनाई हुई होती है, एक आइडिया उन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है अपनी प्रॉपर्टी का, उसको सही तरीके से प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं उन्होंने किया हुआ होता। नॉट फुली रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू भी उनको सही तरीके से पता नहीं होती। नॉट यूजिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल प्लान फॉर सक्सेस। ठीक है। अब आगे जो है उनको क्या करना होता है इस प्रॉपर्टी में, किस तरीके से इसको ग्रो करनी होती है, उसके बारे में भी उनको पता नहीं होता। नॉट टेकिंग सफिशिएंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट, और ये भी नहीं पता होता कि किस तरीके से अगर उनकी इस प्रॉपर्टी पे अटैक हुआ है तो वो किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं होनी चाहिए।
फिर आ जाते हैं डिटरमाइनिंग व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू लीगली प्रोटेक्ट। लीगल वेज क्या है, लीगल क्राइटेरियाज क्या हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के। तो क्राइटेरिया 1 लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्म्स कंपेटिटिव एडवांटेज। कि ये देखना कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली जो है फर्म से रिलेटेड है भी या नहीं, यानी कि क्या वो फर्म की एडवांटेज में आ रही है। वो प्रॉपर्टी काम की है, किसी काम की है तो आप उसको क्रिएट करो, वरना अगर किसी काम की नहीं है तो फजूल है उसको जो है इन्वेंट करना। क्राइटेरिया 2 है कि डिसाइड वेदर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन हैज वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। और जो आप क्रिएट कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी क्या मार्केट में कोई वैल्यू है। अगर उस चीज़ की मार्केट में आने वाले वक्त में कोई वैल्यू ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसको लोग यूज़ भी नहीं करेंगे, तो फजूल है उसको क्रिएट करना। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है अपनी प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट करने का। फिर कह रहे हैं कि कौन से ऐसे 4 की फॉर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। तो उसमें आपके पास पेटेंट आ जाता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स। अब ये होते क्या हैं वो देख लेते हैं कि पेटेंट क्या है। कह रहे पेटेंट जो है आपका एक असाइंड होता है, जैसे कि आपने एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है अपनी। अब उसका पेटेंट क्या है कि मैंने क्रिएट तो कर ली, बट अब मुझे उसकी एक क्या चाहिए, बाय द गवर्नमेंट मुझे उसकी एक कंफर्मेशन चाहिए, राइट चाहिए कि उसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकूं, और अगर कोई और उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है या वैसी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है बन ना सके। उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो और जो मेन ओनर है उस प्रॉपर्टी का सिर्फ उसको रखो। तो उसके लिए हमें पेटेंट्स जो है असाइंड होते हैं, हमें साइन करवाने पड़ते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पेटेंट्स, तो ये वो लिखी हुई है कि बस यही लिखा हुआ है इसके अंदर के सिंस पेटेंट 1 जो है वो ग्रांट हुआ था 1790 में, हिस्ट्री लिखी हुई है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में, और 9.6 मिलियन पेटेंट जो है वो ग्रांट हुए थे। और बाकी पेटेंट ऑफिस इज ट्रेन्ड, इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 25.3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फिलिंग टू रिसीव अ यूएस पेटेंट। और इतनी इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है कि कितना टाइम लग गया था कि अप्रूव्ड होने में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट को बाय द गवर्नमेंट। फिर कह रहे हैं कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ पेटेंट मीन्स। कह रहे हैं पेटेंट डज नॉट गिव इट्स ओनर द राइट्स टू मेक यूज और सेल एन इन्वेंशन, रादर द राइट ग्रांटेड इज द ओनली एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम डूइंग सो। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि भाई जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का सिर्फ वही उसको जो है वो यूज कर सकता है, उसी के पास राइट्स हैं उसको इन्वेंट करने के, उसको सेल करने के। ठीक है, बाकी जो लोग होंगे जिनका उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको वो एक्सक्लूड कर देगा। तो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट इफ एन इन्वेंटर ऑब्टेन्स अ पेटेंट फॉर अ न्यू काइंड ऑफ कंप्यूटर चिप एंड द चिप वुड infringe on a superior patent owned by Intel, the inventor has to right to make use or sell the chip। अब एक इंटेल का ओनर है, अब उसने अपनी इन्वेंट की एक चिप, बट दूसरे ओनर को जो है वो चिप अपनी जो है इन्वेंट करनी है, बट वो सिमिलर है टू द इंटेल की चिप से, तो वो पहले उससे राइट्स लेगा ओरिजिनल ओनर से कि भाई मुझे ऐसी चिप बनानी है, वो भी फुल प्लेजराइज नहीं होगी, थोड़ी मिलती जुलती होगी, बट ओरिजिनली वैसी नहीं होगी ओरिजिनल चिप से इंटेल की। टू डू सो द इन्वेंटर वुड नीड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम इंटेल। इंटेल में रिफ्यूज परमिशन, अब वो ओनर की मर्जी है कि भाई वो रिफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं मैं परमिशन नहीं दे रहा कि मेरे जैसी चिप बनाओ, और आज दैट अ लाइसेंसिंग फी बी पेड फॉर द राइट्स टू इन्फ्रिंज ऑन इट्स पेटेंट। या फिर अगर उसने परमिशन दे दी तो वो पेड होगी, मतलब कि लाइसेंस पेड होगा, राइट जो होंगे उसके पेटेंट पे वो पेड होंगे कि वो पे कर दे दूसरा ओनर और वैसी चिप वो बना ले, या फिर उस जैसी, वैसी तो नहीं उस जैसी। While this system may seem odd, it is really the only way the system could work. Many inventions are improvements on existing inventions, and the system allows the improvements to be patented and sold, but only with the permission of the original inventors, who usually benefit by obtaining licensing income in exchange for their consent। मतलब वही बात है ना कि ओरिजिनल ओनर से जो है कंसेंट आप ले लो कि आपको एक दूसरी चिप ऐसी क्रिएट करनी है, और अगर वो परमिशन दे देते हैं तो आप क्रिएट कर लो। फिर ये बता रहे हैं कि ग्रोथ इन पेटेंट एप्लीकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अब इस चार्ट में ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई पेटेंट के लिए 2014, 15, 16 में। फिर पेटेंट इशूड किन लोगों को मतलब
कितने हुए इन ईयर्स में, और पेटेंट एप्लीकेशंस पेंडिंग कितनी हैं। अब वो पेंडिंग इस वजह से हो सकती हैं कि कुछ इलीगल भी हो सकते हैं कुछ पेटेंट्स, और कुछ मतलब पेंडिंग में इसी वजह से होंगी कि जो इलीगल होंगे, या कि किसी ओनर के साथ कोई मसला होगा, या फिर उसकी प्रोडक्ट जो है इतनी वर्दी नहीं होगी, या उसका पेटेंट सही इतना नहीं होगा, तो इसलिए वो पेंडिंग में होगी इसकी अप्रूवल। और एवरेज टाइम फॉर अप्रूवल क्या होती है 27.4 मंथ्स की। अगर इससे ज़्यादा अगर डिले हो जाता है तो आपका जो पेटेंट है वो पेंडिंग में चला जाएगा, और अगर इसी ड्यूरेशन में हो जाता है तो फिर अप्रूव हो जाएगा आपका पेटेंट। अच्छा, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पेटेंट। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है पेटेंट के, कि वो यूजफुल होना चाहिए, नॉवल बेस्ड होना चाहिए, और ऑब्वियसली होना चाहिए। मतलब यूजफुल, इट मस्ट हैव यूटिलिटी, मतलब उसको यूटिलाइज जो है कहीं ना कहीं हम करवाएं। ऐसा नहीं है कि बना लें बट वो कहीं यूज ही नहीं हो रहा। नॉवल बेस्ड मतलब कि इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज कम बिफोर, दैट इज नॉट इन द प्रीवियर आर्ट। मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो कि पहले से जो है वो बनी हुई है, उस थोड़ी सी डिफरेंट हो उससे, तभी उसको जो है वो यूज़ करेंगे। नॉट ऑब्वियस, इट मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी स्किल इन द फील्ड। मतलब एक लेमैन जो है उस पेटेंट को देख के ये ना बता दे कि भाई, मतलब इतना डिस्क्रिप्टिव वो पेटेंट नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसको देख के ये पता लगा ले कि इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ये पेटेंट है किस चीज़ के बारे में। थोड़े से उसमें कोड वर्ड्स होने चाहिए, थोड़ी सी ब्रीफ होना चाहिए पेटेंट का, इसमें बस ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट्स कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप्स हैं पेटेंट के। पहला है यूटिलिटी, डिज़ाइन और प्लांट। अब ये यूटिलिटी क्या है, इसकी टाइप ऑफ इन्वेंशन क्या है कि न्यू और यूजफुल प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, और एनी न्यू एंड यूजफुल इम्प्रूवमेंट देयर ऑफ। के मतलब आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, तो अब इसको यूटिलाइज भी करो आप, ठीक है। अब उसको 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट, अब जब आपने वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली है तो उस दिन से 20 साल तक जो है आप उसको एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो ओरिजिनली, ठीक है। उसके बाद आप उसमें इन्वेंशंस लेके आ सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर डिज़ाइन में कह रहे हैं कि इन्वेंशन ऑफ न्यू, ओरिजिनल एंड ऑर्नामेंटल डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। अब उसमें डिज़ाइन भी आप ला सकते हो कि 40 ड्यूरेशन आपकी होनी चाहिए 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन, यानी कि 14 ईयर्स तक तो आप उसको यूज़ करो, बट उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंशंस लाओ, उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइंस आप अपने प्रॉपर्टी में लेके आओ, अपनी बिजनेस में लेके आओ, ताकि लोग जो है एंगेज करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। प्लांट, एनी न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट दैट कैन बी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब वही बात है कि आप 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन के आप उसमें न्यू इन्वेंशन जो है प्लांट करो, न्यू चीज़ें प्लांट करो, न्यू फीचर्स अपने बिजनेस में प्लांट करो, तो ताकि यूजर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो। तो ये टाइप्स ऑफ पेटेंट्स थे इसके। ये बाकी प्लांट ये प्लांट पौधे वाला नहीं है? नहीं भाई, अच्छा, पौधे वाला क्यों होगा। सही है, ठीक है। अच्छा, business method patent, spatial utility patent. A business method patent is a patent that protects an invention that is or facilitates a method of doing business. The most notable business method patents that have been awarded, मतलब जो हमारे पास मैसिव कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं, जैसे अमेजोन, प्राइस लाइन, नेटफ्लिक्स, इनके पेटेंट्स जो हैं वो वर्दी हैं। मतलब ऐसे पेटेंट्स जिन जो फैसिलिटेट करें, आप जैसे वो ग्रो कर रही हैं, अमेजोन है, प्राइस लाइन है, नेटफ्लिक्स है, इनकी ग्रोथ जो है बढ़ रही है, मतलब वो डाउनफॉल में नहीं है। तो ऐसे पेटेंट्स जो यूटिलाइज भी हो रहे हैं सही तरीके से, और जिनका जो है वो डिज़ाइन भी जो है वो आफ्टर सम ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, उनके नाम लिखे हैं। मुझे पैटर्न की एग्जांपल बताओगे किसी भी कंपनी की पैटर्न की, या किसी भी? पहले तो मैं ये समझ में आया पेटेंट होता क्या है, पहले तो ये बताओ। पेटेंट उसको बोलते हैं कि मेरी कोई चीज़ है तो उसको मैं कॉपी होने से बचाऊंगा ना, इसको बोलते हैं। वो तो कॉपीराइट हो गई ना। फिर पैटर्न क्या चीज़ है? वो तो तुम कॉपीराइट की बता रहे हो ना, कि मतलब
कॉपी होने से मैं बचाऊंगी तो कॉपीराइट से ना, वो तो फिर पैटर्न क्या चीज़ है? ये देखो पढ़ो। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मतलब राइट्स मिलते हैं बेचने के और खरीदने के। गवर्नमेंट की तरफ से हमें राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छा, कि यानी वो जिसने बेचने। ओरिजिनल ओनर है उसको वो राइट्स मिले हुए, बट वो एक्सक्लूड कर दे कि जिसने वो उस चीज को, उस बिजनेस को इन्वेंट किया ही नहीं है तो वो उस पर काम नहीं कर सकता एक्चुअली। तो वो गवर्नमेंट एक पेटेंट जो है साइन करती है उस प्रॉपर्टी के लिए। सही। अच्छा, अब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। अब हम किस तरीके से पेटेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारी जो प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो बन गई है, बट उसको ऑब्टेन किस तरीके से किया जाएगा। तो स्टेप 1 में कह रहे हैं मेक श्योर द इन्वेंशन इज प्रैक्टिकल। जो इन्वेंट किया है, यानी इन्वेंशन मतलब जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो प्रैक्टिकली जो है वो नहीं हो सकती। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, सही है। सही। फिर स्टेप 2 में आ रहे हैं कि डिटरमाइन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन टू फाइल। ठीक है, फाइलिंग अपनी जो है वो जो प्रोडक्ट है उसको एप्लीकेशन बेस्ड टू फाइल में करें। स्टेप नंबर 2 में हायर अ पेटेंट अटॉर्नी। अटर्नी। सही है। तो ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ये मैं, आया? हाँ हाँ, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें अटॉर्नी के बारे में पूरा बताया था कि अटॉर्नी कौन होता है। हायर अ पेटेंट अटॉर्नी, यानी कि मैं एक बंदा हायर करूंगा पेटेंट जो मुझे बता के दे, जो मुझे पेटेंट बनाने में हेल्प करेगा। अच्छा, सही सही। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में कह रहे हैं कंडक्ट अ पेटेंट पेटेंट सर्च। मतलब आप पेटेंट पे अपना सर्च करना अकॉर्डिंग टू आपका जो बिजनेस है उससे। फिर फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन। और स्टेप नंबर 5 में आप अपनी पेटेंट की एप्लीकेशन ले आओगे और ऑब्टेन डिसीजन फ्रॉम यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। और ये बता दी है एक मतलब सोर्स बता दी कि यहाँ पे आप जाके अपनी डिजाइन करवा सकते हो, जो भी पेटेंट होगा यहाँ पे होगा। मतलब डिसीजन जो लिया जाएगा आपकी पेटेंट का वो ठीक। इनके पास होगा एक्चुअली। अच्छा, फिर ये है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है आपकी जो इलीगल आप काम कर रहे हो, मतलब जो लॉ सूट होता है हमारे पास, यानी पेटेंट को आप एक तरीके से गलत इस्तेमाल पेटेंट का कर रहे हो। तो टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्टी एंगेजेस इन द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अनदर पार्टीज पेटेंट। मतलब आप इलीगल तरीके से आप दूसरी पार्टी का पेटेंट जो है यूज कर रहे हो। सही है। और द टफ पार्ट particularly from a small entrepreneurial firm's point of view is that patent infringement cases are costly to लिटिगेट। मतलब कि उसकी जो कॉस्ट होती है, अब ये काम जब आप कर रहे हो कि अनऑथराइज तरीके से दूसरे का पेटेंट कॉपी कर रहे हो, तो उसको जो है वो तकरीबन $500,000 की पेनल्टी लगती है उस इंसान को जो इसको इलीगल तरीके से में यूज करता पेटेंट पेटेंट चुराने की सजा बताई गई है ना, एक तरीके से। है। सही है, ठीक है। सही है। पेटेंट का खत्म हो गया, अब ट्रेडमार्क आ गया। अच्छा, ट्रेडमार्क क्या होता है? अ ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड नेम सिंबल। मतलब अब तुम्हारा पेटेंट क्रिएट हो गया। अब जो है तुम्हारा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, उसका ट्रेडमार्क तुम्हारे पास क्या होगा? जो उसका एम है, ये जो येलो सिंबल है एम, वो उसका ट्रेडमार्क है। सही है। तो कोई भी वर्ड नेम सिंबल, अब नाइकी ले लो तो नाइकी उसका वर्ड है और सिंबल उसका टिक है। तो ये ट्रेडमार्क बनाना किसी भी प्रोडक्ट का। सही है, तो उसको हम ट्रेडमार्क कह रहे हैं। सिंपल फॉर एग्जांपल कंज्यूमर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे सी अ मैकी स्टोर। मैकी स्टोर तुम्हारे पास जो है ना वो बिजनेस स्टोर है, फैशन स्टोर है। बट अब मैकी स्टोर कहूंगी तो इससे पता चल रहा है कि मैकीज का स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप अपने उसका ट्रेडमार्क का नाम सिर्फ मैकीज रख दोगे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, स्टोर है, प्रोडक्ट है, क्या चीज है ये। ठीक सही है, है। तो अपनी ट्रेडमार्क का नाम भी आपको ऐसा रखना है, यूनिक होना चाहिए। यूनिक भी हो और ऐसा हो कि वो पहचान बन जाए हमारे बिजनेस की। पहचान बन जाए, पहले से यूज भी ना हुआ हो। सही। अच्छा, फिर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क कह रहे हैं कि पहला जो है ट्रेडमार्क है,
टाइप ट्रेडमार्क एनी वर्ड नेम, सही ये तो बता दिया। अब रिन्यूएबल एवरी 10 years एज लॉन्ग एज द मार्क रिमेन्स इन यूज। कह रहे हैं कि एक दफा आपने अपना ट्रेडमार्क बना लिया अपने बिजनेस का, अपनी प्रॉपर्टी का, तो आप उसको जो है रिन्यू कर सकते हो आफ्टर एवरी 10 years, सही है। लेकिन अगर आपका जो है वो आपको 10 साल लग गए अपनी कंपनी को, अपनी कंपनी के ट्रेडमार्क को लोगों तक याद रखने में, तो आप 10 साल बाद क्यों दोबारा बदलोगे। फिर सर्विस मार्क जो है सिमिलर टू ट्रेडमार्क्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज और टेंजिबल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस रादर देन अ बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट, सही है। फिर उस जो आप अपनी ट्रेडमार्क तो आपने क्रिएट कर लिया अपनी कंपनी का, बट अब सर्विसेज भी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडमार्क पे काम हो गया बट सर्विसेज बेकार है, सही है। फिर अपनी सर्विसेज भी आफ्टर 10 years आप रिन्यू कर सकते हो, उनमें चेंज ला सकते हो। फिर कलेक्टिव मार्क, अब जो ट्रेड मार्क्स और जो सर्विस, ये दोनों टाइप हैं, वो दोनों कलेक्टिव मार्क में आती हैं, कलेक्टिव ग्रुप में आती हैं, सही है कि, और उनको भी आप रिन्यू कर सकते हो आफ्टर 10 years। फिर सर्टिफिकेशन मार्क, अब ये सर्टिफिकेशन मार्क क्या होता है कि इसको छोड़ दो यार, इसको छोड़ दो, मैंने इतना थोड़ी पढ़ा है, इसको स्किप करो। यार 37 स्लाइड्स हैं। हाँ हाँ, मैं जो जो बोलूंगा ना बस वो पढ़ाना, तो ऊपर करो। हम्म, अभी जिस स्लाइड पे थी वो वाली स्लाइड तो लेकर आओ, मुझे ये दिखाओ तो कहाँ। हाँ, इसको इसको स्किप करो। क्या हुआ, हैंग हो गई तुम्हारी स्क्रीन? व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क लॉ नहीं आ रही तुम्हारे पास। हाँ हाँ, आ गया, ये बता दो क्या है। अच्छा देखो, ये है कि तुम्हारे पास कह रहे हैं व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर ट्रेडमार्क लॉ, कौन सी चीजें जो है वो प्रोटेक्टेड हैं लॉ ऑफ ट्रेडमार्क के, मतलब फ्रेगनेंसेस हैं। एग्जाम्पल, स्टेशनरी ट्रीटेड विद स्पेशल फ्रेगनेंस, कि तुम्हारे पास आइटम है फ्रेगनेंसेस, तो उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दे दी कि ये जो चीज़ है वो स्टेशनरी ट्रीटेड, मतलब फ्रेगनेंसेस तुम्हारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, तो ये प्रोटेक्टेड हो सकती है, सही है। शेप्स, कोई भी, जैसे यूनिक शेप ऑफ द एप्पल आईपॉड, ठीक है। अब वो ऐसा शेप है कि उसको और तो किसी ब्रांड ने कॉपी किया हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ एप्पल का जैसा एयरपॉड का शेप है और किसी ब्रांड का नहीं है, ठीक है। तो वो उसकी, उस ब्रांड की एक आइडेंटिटी है। कलर्स, ऐसा कलर जैसे कि द पर्पल पिल, मतलब ऐसा कोई कलर रखा हुआ है कि और किसी ओनर के दिमाग में ये आ नहीं सकता कि वो कोई और बना रहा है कोई प्रोडक्ट, तो ठीक है, मैं यूनिक समझ कलर है। गया, समझ गया। चलो अगली स्लाइड पे आ जाओ। ये भी छोड़ दो। ये क्या चीज़ है, वही चीज़ है ये कुछ और है ये? एक्सक्लूजन्स फ्रॉम ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्ट किस एक तरीके से। एग्जाम्पल बता दो, एक इनमें से कोई भी एक बता दो बस। अच्छा, मतलब ये बता रही है कि अपने अपने आप ट्रेडमार्क को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है इमोरल और स्कैंडलस मैटर, मतलब प्रोफेन वर्ड्स, ऐसा हो कि आप प्रोफेन वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, जैसे कि सरनेम्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा नाम रखो कि वो यूनिक हो। जैसे ऐसा नहीं कि फ्राइड चिकन, तो इससे पता ही चल रहा है कि भाई डिस्क्रिप्टिव वर्ड है आपकी प्रोडक्ट का, कि फ्राइड चिकन ही होगी। गोल्फ बॉल है तो गोल्फ बॉल ही खेली जाती है यहाँ पे, बट ऐसा वर्ड होना चाहिए कि थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा सा ब्रीफ हो। जैसे अगर फ्रेश फ्लोरिडा ऑरेंजेस है दैट आर इन ग्रोन इन फ्लोरिडा, लिख तो लिया आपने अपने प्रोडक्ट का नाम, बट एक्चुअली जो ऑरेंजेस हैं वो ग्रो नहीं हो रहे फ्लोरिडा में, बट एक ही फॉल्स आपने स्टेटमेंट तो लिख ये दी है। गलत है? हाँ, तो ये गलत है ना, बट लिख दिया है बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम? नहीं कर सकते। सही। आगे बढ़ो, ये समझाऊं। नहीं नहीं, आगे चलो, ये बता दो। अच्छा, प्रोसेस क्या है ऑब्टेनिंग अ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में कह रहे हैं सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मार्क, कि अब बनाने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने ट्रेडमार्क को बनाएं आप, कि सबसे एक पहले पहले तो select कर एक लें सिंबल। ये ट्रेडमार्क, या एक सिंबल हो गया हाँ, या कोई नाम हो गया या कोई ठीक चीज़ है, है। सर्च कर लें। हाँ, फिर राइट्स आप ले लें अपने ट्रेडमार्क के लिए। फिर ये समझ में आ गई। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया, इसमें अब कोई मुश्किल कॉपीराइट, नहीं। कॉपीराइट सही। बता दो बस। हाँ,
कॉपीराइट्स क्या हैं कि जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके कॉपीराइट्स ऐसे हैं कि कॉपीराइट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दैट ग्रांट्स, मतलब कि वही चीज़ है कि आप यूज़ कर रहे हो एक चीज़ को, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल समझा देती हूँ। एक मैंने बुक लिखी और बुक लिखी मैंने, और अब मुझे किसी और बुक का रेफरेंस डालना है उस बुक के अंदर, तो मैं जो उस बुक का जो राइटर होगा उससे मैं ये बोलूँगी कि मुझे ये चीज़ अपनी बुक में जो है वो इंक्लूड करनी है, तो वो मुझे परमिशन देगा तो ही मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, उसका रेफरेंस डाल सकती हूँ। जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो मैं उसका जो है रेफरेंस यूज नहीं कर पाऊंगी उसकी ओरिजिनल बुक का। तो ये होते हैं कॉपीराइट्स के, मुझे कॉपी करने के लिए राइट्स चाहिए फ्रॉम द ओनर। सही है, ठीक है। और किन किन चीज़ों पे ज़रूरत पड़ती है कॉपीराइट्स की, वो लिखा हुआ है। हाँ, कि लिटरेरी वर्क्स पे पड़ती है, उसमें बुक्स, पोएट्री, रेफरेंस सही है, वर्क्स, सही, स्पीचेस, ठीक है, ठीक है। ये भी वही है। ये वाले काम नहीं करने कॉपीराइट के लिए, है ना? हाँ, मतलब किस एक तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो ना अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, वो चीजें बताएंगी। ये देखो, ये वाली बता देती हूँ ना मैं। हाँ, कौन बताओ। सी स्लाइड खुली थी तुम्हारे पास? 26। सही है। एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉपीराइट प्रोटेक्शन कह रहे हैं द आइडिया एक्सप्रेशन डिस्टोनमी, कह रहे हैं द मेन एक्सक्लूजन इज दैट कॉपीराइट लॉज कैन नॉट प्रोटेक्ट आइडियाज। कह रहे हैं अब जैसे एक एंटरप्रेन्योर है, उसका आइडिया है कि वो एक सॉकर थीम रेस्टोरेंट खोलेगा, तो आइडिया तो जो है आपका कॉपी हो सकता है, एक आइडिया है कॉपी हो सकता है कि बहुत सारे सॉकर थीम रेस्टोरेंट खुल गए, बट एक्सप्रेशन आपका कॉपी नहीं हो सकता है, कि एक्सप्रेशन मतलब डिस्क्रिप्शन, वो कॉपी राइटेबल आपका जो है वो नहीं हो सकता, उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। जैसा एग्जैक्ट किसी ओनर ने बनाया है वो रेस्टोरेंट, वैसा आप नहीं बना सकते। तो वही कह रहे हैं द लीगल प्रिंसिपल डिस्क्राइबिंग दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द आइडिया एक्सप्रेशन डिचॉटमी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, डिस्टिंक्शन भी कहते हैं इस वर्ड को। खैर, एन आइडिया इज नॉट कॉपीराइटेबल बट द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया इज, कि मैं सही। बता दूं अपना आइडिया कि मैं बना कैसे रही हूँ, तो वो कॉपीराइटेबल हो सकता है। ये छोड़ दो। ये क्या था? ये इन्फ्रिंजमेंट तो इसमें होता वही है नहीं? बता रहे हैं, हाँ इन्फ्रिंजमेंट में वही बता रहे हैं कि जो कॉपीराइट्स का गलत यूज कर रहा है। तो उनको सजा क्या मिलेगी? देखो, उनको ये मिलेगी $25 बिलियन पर ईयर, उनको पेनल्टी लगेगी। सही, सही, चलो आगे आ जाओ। फेयर यूज बताया कॉपीराइट का किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ये बता दो। अच्छा, फेयर यूज किस तरीके से कर सकते हैं कॉपीराइट्स का, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी क्रिटिक है, वो यूज करना चाह रहा है दूसरी मूवी के कुछ क्लिप्स, तो वो बजाय इसके कि वो अपनी मूवी में वैसा ही सीन को क्रिएट कर दे, वो सीन दिखा सकता है दूसरी मूवी का। मतलब इस तरीके से ये इलीगल यूज नहीं होगा कॉपीराइट का, फेयर यूज होगा, बस इसमें ये बता रहे हैं इस सही, स्लाइड। सही, 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 ठीक है। ये ट्रेड सीक्रेट है। ये ट्रेड सीक्रेट ये होता है कि जैसे एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैकडोनल्ड है, अब उसका ट्रेड सीक्रेट क्या है, मतलब कि वो क्यों इतना पॉपुलर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसकी कोई एक प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट बताओ सैंडविच की वजह उसकी। से मशहूर हुआ था मेरे ख्याल में, KFC तो या मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड तो बिग मैक की वजह से हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, सबवे हुआ था बिग, ना सैंडविच की वजह से, तो सॉरी। हाँ, तो अब मैकडोनल्ड जो है बिग मैक की वजह से हुआ है, तो उसका ट्रेड सीक्रेट है कि वो बिग, और तो कोई चीज बिक नहीं रही, लेकिन बस उसका एक बिग मैक बिका जा रहा है, तो वो मैकडोनल्ड्स की वजह से फेमस हुआ है, तो ये उसका ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा। सही है, यानी उसकी रेसिपी। हाँ, उसकी रेसिपी। ठीक है। रेसिपी नहीं कहेंगे, रेसिपी कहेंगे इसको, फिर क्या कहेंगे तुम? मतलब। रेसिपी नहीं कहेंगे। रेसिपी तो किसी की चीज की होती है, मतलब उनकी जो कमाई का एक हिस्सा बना हुआ है उनके ब्रांड का, वो एक्चुअली एक ही है, अच्छा। बिग मैक। अब उसके साथ वो कुछ भी ले सकते हैं जैसे साइड में, बट है तो मेन उनका बर्गर। सही। सही है। फिर ये क्या है, क्वालिफाइज फॉर ट्रेडमार्क सीक्रेट प्रोटेक्शन। फिर आप अपने इसमें ये बता रहे हैं कि आप अपने ट्रेड सीक्रेट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो दूसरी कंपनी से। किस तरीके से कर सकते हैं?
देखो कह रहे हैं नॉट ऑल इंफॉर्मेशन क्वालिफाइज फॉर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन इन जनरल इंफॉर्मेशन दैट इज नोन टू पब्लिक और दैट कंपेटिटर्स कैन डिस्कवर थ्रू लीगल मीन्स डजंट क्वालिफाई फॉर ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन. कंपनीज प्रोटेक्ट ट्रेड सीक्रेट्स थ्रू फिजिकल मेजर्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स. मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए कि हम जो है अपनी जो ट्रेड सीक्रेट है वो हमारे पास ये है, वो सीक्रेट होना चाहिए एक तरीके से, और उसको कोई और कंपनी कॉपी ना करे. क्या अगर कोई और कंपनी बोले कि भाई मैं ऐसा ही इससे ज्यादा अच्छा बर्गर बनाना चाह रहा हूँ और उसको सीक्रेट पता नहीं चलना चाहिए हमारा कि सीक्रेट ये है. वो तो हमने अंदाजा लगाया ना कि ये हो सकता है, बाकी उन्होंने तो बताया थोड़ी है. सही है, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ दो. ये क्या चीज़ है? ये बता रहे हैं कि क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए अपने ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने में. फिजिकल मेजर्स मतलब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करो, ठीक है, और लॉग बुक्स क्रिएट कर लो, सही है. और अगर वो फिजिकली भी वो नहीं है तो पासवर्ड प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटर फाइल्स क्रिएट कर लो उनके लिए, सही हर सही सही, तरीके से. मतलब ठीक है. ये क्या है? ये है कंडक्टिंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑडिट. मतलब कोई एक ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो है ना वो जैसे नहीं होता, देखने के लिए कि क्या आप सही पाथ पे चल रहे हो, क्या आपकी फर्म जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, चल रही है. तो उसके लिए ये जो है ऑडिट इस चीज पे काम करता है. सही है, ठीक है. ऊपर करना स्लाइड नंबर 35. इसमें ये 2 रीजन लिखे हुए, नीचे क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि फर्स्ट इट इज प्रूडेंट फॉर अ कंपनी टू periodically डिटरमाइन वेदर इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज बीइंग प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड. ऑडिट का काम ये होता है कि देखना, क्या देखना इसको. अच्छा, तो इसमें बस ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपकी किस तरीके से प्रोटेक्ट हो सकती है थ्रू हम्म. ऑडिट. मतलब ये ऑडिट का काम है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. और सेकंड इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम फॉर अ फर्म टू रिमेन प्रिपेयर टू जस्टिफाई इट्स वैल्यूएशन इन द इवेंट ऑफ अ मर्जर और एक्यू. ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं आई समझ तो समझा दो. दूसरी? हम्म. नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे भी. चलो मैं समझा दूंगी बाद में. बाकी ये चैप्टर कौन सा था, अच्छा, 12th तुम था ना. रिकॉर्डिंग स्टॉप करो.